किसान भाइयों नमस्कार। आज के कृषि समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का पूरा किया वादा। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। प्रदेश में गन्ना किसानों को सरकार अंतः फसली खेती के लिए कर रही प्रोत्साहित और रेशम उद्योग होगा किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1000 दिन में सभी गाँवों में बिजली पहुँचाने का उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा हो गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने न केवल विद्युतीकरण पर ध्यान दिया है बल्कि पूरे देश में इसकी वितरण प्रणाली में भी सुधार भी किया है। उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल 2018 भारत के विकास में ऐतिहासिक दिन था जब मणिपुर का लेसांग गांव बिजली से जुड़ने वाला देश का आखिरी गांव बना। सरकार ने अक्टूबर से शुरू हो रहे चीनी सीजन के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने की घोषणा की है। अब गन्ने की कीमत 255 रुपए के स्थान पर 275 रुपए प्रति क्विंटल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते दिनों नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में 10% चीनी की रिकवरी वाले गन्ने की कीमत में वृद्धि करने की मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2018-19 के चीनी के मौसम में संभावित उत्पादन को देखते हुए गन्ना किसानों को 8 खरब 30 अरब रुपए में अधिक का भुगतान किए जाने की आशा है। उन्होंने कहा कि 9.5% की रिकवरी वाले गन्ने की कीमत भी बढ़ाकर 261 रुपए 25 पैसे प्रति क्विंटल कर दी गई है। प्रदेश में गन्ना किसानों को अतिरिक्त आय के लिए गन्ने के साथ दलहन एवं तिलहन की फसलों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार जन शिक्षण कार्यक्रम के दौरान अंतः फसली खेती को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त ने बताया कि अंतः फसली खेती से गन्ने की उत्पादन लागत में कमी और किसानों की आय में वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि दलहन और तिलहन की फसलों के प्रयोग के कारण नाइट्रोजन की खपत में कमी होने के कारण गन्ने की उत्पादन लागत में कमी आती है और उत्पादन में लगभग 16% की बढ़ोतरी होती है। साथ ही इस विधि से कम बीज की आवश्यकता पड़ती है। प्रदेश के रेशम उद्योग मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए परंपरागत खेती के साथ साथ रेशम उद्योग को भी जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि खेती किसानी से जुड़े लोगों को इनकम जनरेटिंग गतिविधियों के लिए विशेष तौर पर प्रोत्साहित किया जाए। लखनऊ में रेशम उद्योग निदेशालय और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने प्रदेश की मांग के अनुरूप रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रचलित नई इकाइयों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में माटी कला एवं माटी शिल्प कला से संबंधित उद्योग के विकास हेतु माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए खादी ग्राम उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि बोर्ड से गठन का प्रमुख उद्देश्य देश में मिट्टी के कार्य से जुड़े कारीगरों और शिल्पियों के व्यवसाय में वृद्धि करने के साथ साथ कलाकारों की परंपरागत कला को संरक्षित एवं संवर्धित करना है। उन्होंने कहा इससे इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को विशेषकर ग्रामीण अंचल के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रदेश में पशुओं के उपचार के लिए पशु रोग नियंत्रण योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 73,61,000 रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। पशुधन विभाग द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि में 41,11,000 रुपए औषधि और 30 लाख अन्य मदों पर व्यय किए जाएंगे। इस योजना में 60% केंद्र और 60% राज्य सरकार का योगदान होता है। योजना में कुल 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना से संबंधित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों और निर्यात इकाइयों के लिए 2 दिवसीय आयात निर्यात पंजीकरण शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अपर सचिव ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के उत्पादों के प्रदेश के निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए यह पंजीकरण शिविर आगामी 30 जुलाई को सभी जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्रों पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस शिविर का लाभ उठाने के लिए लोग उद्योग निदेशालय की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से केंद्रांश के रूप से प्राप्त होने वाली द्वितीय किस्त एवं उसके सापेक्ष राज्यांश के रूप में 16,282 लाख रुपए से अधिक की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। इस धनराशि का उपयोग राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इस सिलसिले में अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और किसान भाइयों, आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश के मंडियों के कुछ ताजा मंडी भाव पर।
सबसे पहले चावल की बात करें तो चावल का भाव लखनऊ में 2310 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 2350 रुपए, फैजाबाद में 2225 रुपए और हरदोई में 2420 रुपए प्रति क्विंटल से बिका। गेहूं का भाव लखनऊ में 1640 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 1650 रुपए, फैजाबाद में 1720 रुपए और हरदोई में 1690 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अरहर दाल का भाव लखनऊ में 5900 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 5730 रुपए, फैजाबाद में 6125 रुपए और हरदोई में 5675 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज का भाव लखनऊ में 1500 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 1260 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1650 रुपए और हरदोई में 1550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू का भाव लखनऊ में 1400 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 1330 रुपए, फैजाबाद में 1250 रुपए और हरदोई में 1400 रुपए प्रति क्विंटल से बिका। टमाटर का भाव लखनऊ में 2400 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 2340 रुपए, फैजाबाद में 2800 रुपए और हरदोई में 2450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, हम अक्सर आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से भेंट करवाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपना नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने आपको सिद्ध किया है। इसी क्रम में हम आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने दम पर अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, वो हैं अग्नुदास जी, जो कि लखनऊ की काकोरी ब्लॉक के गौरी गांव से संबंधित है। आइए उनसे आपका परिचय करवाते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कठिनाइयों को पार करते हुए किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में अपना नया मुकाम हासिल किया है। अग्नुदास जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अग्नुदास जी, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कैसे आपने शिक्षा प्राप्त की, कैसे आपका कृषि क्षेत्र में आपका जीवन जुड़ा हुआ। कृषि क्षेत्र में हमारा ये पैतृक कृषि करने का हमारे दादा बाबा करते आए, तो हम भी उसी को अपनाना शुरू किया, क्योंकि
जो जिसके घर में होता है, चाहे बिजनेस हो, चाहे खेती हो, चाहे नौकरी हो, ज़्यादातर उसी लाइन को पकड़ता है। जो संतानें होती तो वही मैं भी अपने खेती का काम करना शुरू किया। हमारे पिताजी हमारे बचपन में ही हमारा साथ छोड़ के दुनिया से चले गए, इसलिए जिम्मेदारी हम बचपन से ही खेती करने की निभाई और अच्छे ढंग से खेती करना ये दिल में ले लग थी कि अच्छे ढंग से खेती करें। तो उसके लिए हम सामाजिक भी हमारे अंदर बड़ी रुचि थी सामाजिक कार्य करने की। तो हमारे यहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं था, ऊसर भूमि ज़्यादा थी, तो बहुत ही कम पैदावार मिलती थी। पहले धान की खेती ज़्यादा होती थी तो छिटकुआ धान बोया जाता था, रोपाई नहीं होती थी, छिटकुआ धान बोया जाता था। तो बहुत कम मात्रा में धान होता था, लोग साल भर चावल नहीं खा पाते थे और ना गेहूं की रोटी। जब गेहूं की रोटी मिलती थी तो रोटी ही रोटी मिलती थी, जब चावल होता था चावल। तो फिर हम लोगों ने गांव को संगठित किया और संगठित करके जो है पहले पुरते पानी लिया जाता था जानवरों से, फिर हम लोगों ने जो उससे बहुत कम क्षेत्रफल सिंच पाता था, असिंचित रह जाता था, तो लाभ कम होता था खेती। फिर हम लोग गांव को इकट्ठा किया और आपस में संगठित किया। संगठित करके हमारे पास ही में एक बड़ी ब्रांच बहती थी सरकारी, लखनऊ ब्रांच। तो हम लोगों ने सोचा इतने करीब पानी है और हमारे यहाँ क्यों नहीं आ पाता। तो गांव में मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के सब लोग तय किया, सब लोग तैयार हो गए और अपनी ज़मीन भी दी। 9 किलोमीटर नहर का निर्माण हुआ। फिर हम लोगों ने, हमारे यहाँ 2200 बीघे ज़मीन वो पड़ी थी जिसमें पहले पूर्वज खेती करते ही नहीं थे, कहीं 10% में खेती करते थे, बाकी सब पड़ी रहती थी 90%। फिर उसको बड़े अधिकारियों से मिल करके भूमि आवंटन कराया, सबको अपनी ज़मीन मिली और फिर सिंचाई का साधन नहर से हुआ। फिर बगैर कोई रसायन डाले नहर का पानी इतना पर्याप्त आया नहर विभाग के सहयोग से कि वो सर भूमि टूट करके बदलाव आ गया। बढ़िया आज धान की खेती हो रही, बढ़िया गेहूं की खेती हो रही, कुछ छोटा मोटा बाग भी हम लगा रखे हैं और छोटे मोटे फल, पपीता है, अमरूद है, मछली पालन है। और हमने एक घर से फिर छोड़ करके खेत में ही घर बनाया।